Hello students, welcome to this incredible platform of Physics Wala. I am your Zoology faculty Garima Bhardwaj and we are going to discuss the topic nerve impulse generation and conduction. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में बहुत से बच्चों को बहुत से प्रॉब्लम्स होती है। आई होप इस लेक्चर के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नर्व इंपल्स क्या है? कुछ नहीं है ये बस वो करंट है जो फ्लो करेगा किसमें? करंट विच फ्लोज इन न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? नर्व सेल, राइट। आप जानते हो कि अगर ये आपका नर्व सेल है, आपने पढ़ा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फिगर क्या है ये? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, है ना। आप जानते हो ये पार्ट इसका क्या कहलाता है? साइटोन। यहां पे जो पार्ट है जिसमें ब्रांचेस होते हैं, ये क्या कहलाता है? डेंड्रॉन। ये जो पार्ट है इसका लास्ट वाला, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये जो लंबा सा पार्ट है ये कहलाता है एक्सॉन। और ये जो पार्ट है लास्ट में जो स्वोलन पार्ट है, ये क्या कहलाता है? सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, हमें ये सब नहीं जानना, हमें ये जानना है कि ये करंट कैसे हमारे किसी भी सेल के अंदर फ्लो कर पा रहा है। तो ये जानने से पहले हमें ये जानना है कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है व्हाइट वाला, इसके दोनों साइड पे चार्जेस पाए जाते हैं नर्व सेल के अंदर। ठीक है, अंदर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, बाहर में इसके कंपैरेटिवली नेगेटिव कम होता है, इसलिए हम लिखते हैं कि बाहर में पॉजिटिव है। ठीक है, तो कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसपास रखा हो तो वो पर्टिकुलर एरिया पोलराइज्ड हो जाता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी किसी भी न्यूरॉन को देखो, जब वो रखा हुआ है, जब भी वो रेस्ट पे है, जब भी उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस टाइम पे हम कहते हैं कि एट रेस्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज क्या बच्चों? इज पोलराइज्ड। क्यों पोलराइज्ड है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके दोनों तरफ है, राइट। तो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के होने की वजह से कुछ इसमें भी चेंजेस होगा। रेस्ट पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, कुछ अभी बदलाव आएगा जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो कब करेगा ये जानने के लिए ये जानना जरूरी था कि इसके पास चार्ज है, ये जानना जरूरी है कि अंदर में नेगेटिव चार्ज है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो अब हमें ये जानना है कि अंदर नेगेटिव क्यों है, अंदर पॉजिटिव क्यों नहीं है ना। तो अंदर नेगेटिव होने का रीजन क्या है? जैसे आप जानते हो ये जो है ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है ना। और साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। साइटोप्लाज्म के बाहर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो कोई पूछे कि बताओ अंदर में नेगेटिव चार्ज क्यों है, तो क्या जवाब दोगे? तुम बोलोगे कि चूंकि अंदर में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते हैं सेल के। ये जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसको बाहर नहीं निकलने देता है। सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू दिस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन रह जाता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड पे निगेटिव चार्ज दिखने लगता है। सेल के अंदर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, कंपैरिजन करो बाहर से तो कहेंगे बाहर में पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर में निगेटिव ज्यादा है। इसीलिए जब भी कोई भी न्यूरॉन रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब क्या होता है? इज नॉट कंडक्टिंग करंट। जब भी करंट कंडक्ट ना कर रहा हो तो कहते हैं रेस्ट पे है।
तो जब भी ये रेस्ट पे है, जब भी ये करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि ये जो है पोलराइज्ड है। कैसे पोलराइज्ड है? तो बोलोगे अंदर में नेगेटिव है, बाहर में पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है? एक नर्व सेल का फोटो है जिसमें ये उसका साइटोन पार्ट है, ये उसका एक्सॉन पार्ट है, ये उसका क्या है? सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, अब हम कुछ चीजें यहां पे जानेंगे कि जब कोई न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो क्या क्या सिनेरियो चलता है इस पर्टिकुलर न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि रेस्ट पे था, तो क्या था? सबसे पहला तो आप जान लिए हो कि जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ना, ठीक है, वो कहां है? दे आर प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, राइट। एक और बात जो आपको जानना है, रेस्ट पे क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ना, पोटेशियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो बहुत ज्यादा है सोडियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन से। कहां पे? इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, राइट। और वही अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में, तो उल्टा हो जाएगा कि जो सोडियम आयन है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ज्यादा है पोटेशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन से। कहां पे? इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये बात हमें जानना है। चौथा बात यह है कि जब कोई भी न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो यहां पे एक सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है अभी समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक न्यूरॉन का ये डायग्राम है। मैंने अभी बताया कि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ज्यादा है, तो इसका मतलब कि अंदर में निगेटिव चार्ज है। चलो भाई समझ गए, बाहर में पॉजिटिव बात, ठीक है, ये तो समझ गए। अगर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर में इंट्रासेलुलर में ज्यादा है, इसका मतलब मैं यहां पे K+ ऐसे लिख दूं। अगर मैं बोल रही हूं कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर में ज्यादा है यानी इंट्रासेलुलर में कम है, तो इसका मतलब मैं यहां पे सोडियम को ऐसे लिख दूं। ठीक है, तो आपको पता है ना कि जो भी चीज हाई पे है वो हाई टू लो मूव कर सकता है, अपने आप पैसिवली मूव कर सकता है। तो आप यहां पे एक चैनल बना दो जी। ये पोटेशियम के जाने का चैनल है व्हाइट से, और ये आपका जो है ये सोडियम के अंदर आने का चैनल है ग्रीन से। आप देख पा रहे हो कि सोडियम के अंदर आने वाला चैनल का नंबर कितना कम है, किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में भाई? तो ये पोटेशियम के बाहर जाने वाले चैनल्स के नंबर के कंपैरिजन में। ये चैनल्स क्यों है? ये चैनल्स क्या है? ये जो चैनल है ना, ये व्हाइट वाला या फिर ये जो ग्रीन वाला, ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों लीकेज चैनल प्रोटीन्स हैं। लीकेज मतलब क्या? जो अपने आप हो। लीकेज यानी कि पैसिव मूवमेंट। तो पोटेशियम का पैसिव मूवमेंट इसके हाई से इसकी लो की तरफ, सोडियम का पैसिव मूवमेंट इसके हाई से इसकी लो की तरफ। किससे होगा भाई? तो ऐसे प्रोटीन्स है जिसको एनर्जी का जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोटीन्स जिनको एनर्जी का जरूरत नहीं होता, उन्हें हम लीकेज चैनल बोलते हैं। चैनल मतलब रास्ता, बनाता कौन है? प्रोटीन। और ये क्या है? लीकेज वाला है। लीकेज मतलब क्या हो गया भाई? पैसिव। और वही अगर कोई प्रोटीन एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्ट करता है तो उसे कहते हैं पंप प्रोटीन। सिंपल, ठीक। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है अंदर में, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बाहर में, इसके वजह से ये अपने हाई टू लो मूव कर रहा है। ठीक, तो खुद सोचो एक बार कि अगर ये पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो ये तो कम हो जाएगा सेल के अंदर। तो रेस्ट पे ही ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये तो गलत हो जाएगा कि अगर रेस्ट पे पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और है भी, लेकिन वो लीकेज के कारण से वो तो कम होने लगेगा इसके अंदर। तो हमको मेंटेन करना पड़ेगा ना, पोटेशियम को अंदर बराबर मात्रा में रखना पड़ेगा ना कि ये स्टेटमेंट हर बार सही साबित हो। तो उसके लिए सेल ने बोला कि बिल्कुल
करने के लिए मेरे पास एक उपाय है, यहां पे मेरे पास क्या है, पंप प्रोटीन भी है। पंप प्रोटीन क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि ये जो सेल है ना, इसके पास इस ऑरेंज कलर का ये क्या है आपका, ये आपका पंप प्रोटीन है। ये क्या करेगा, अभी बताया, पंप प्रोटीन यानी पंप, पंप यानी एनर्जी लगा के खींचेगा। तो ये पंप प्रोटीन क्या है बताओ, ये है एक्टिव प्रोटीन, ये एटीपी यूज करेगा। लीकेज प्रोटीन क्या थे, पैसिव प्रोटीन थे, एनर्जी यूज नहीं करते थे। तो करता ये एनर्जी क्यों यूज करता है, क्योंकि इसको काम दिया गया है कि जितना पोटेशियम बाहर लीक किया है सबको अंदर लाओ वापस, जितना सोडियम अंदर आ गया सबको बाहर वापस भेजो। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है करते हैं। तो ये क्या करेगा जल्दी बताइए, अंदर से बाहर निकाल देगा 3 सोडियम आयन को, क्योंकि अंदर ये आ रहा था ना तो इसको बाहर निकालेगा, ठीक। और जो पोटेशियम बाहर चला गया था उसको वापस से अंदर की तरफ लेके जाएगा। कितना पोटेशियम को लेके जाता है ये आपको याद रखना है, 2 पोटेशियम को अंदर लेके जाता है, 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है। क्यों करता है, आप समझ रहे हो कि ये जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट है कि सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा होना चाहिए, पोटेशियम जो है वो अंदर जाना होना चाहिए, इसको मेंटेन करता है। अगर ये पंप नहीं होगा तो लीकेज के वजह से ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा। तो ये जो पंप है ये क्या करता है, एनसीईआरटी का लाइन है ये कि ये मेंटेन्स आयोनिक ग्रेडियंट, राइट, ये मेंटेन करता है आयोनिक ग्रेडियंट को। आप एक और बात देख सकते हो, ये आपका रेस्ट पे जो अंदर में निगेटिव चार्ज होना चाहिए ना, बाहर में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इस सिचुएशन को भी सपोर्ट कर रहा है। कैसे, अब देखो 3 पॉजिटिव को बाहर निकाल रहा है, 2 पॉजिटिव को अंदर ला रहा है, यानी ज्यादा पॉजिटिव को बाहर निकाल रहा है, कम पॉजिटिव को अंदर ला रहा है, यानी अंदर में एक निगेटिव क्रिएट कर रहा है ना, 3 - 2 1, तो अंदर में एक माइनस ला रहा है ना ये पंप प्रोटीन भी। तो ये मेंटेन करता है आयनिक ग्रेडियंट को, और ये मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी न्यूरॉन रेस्ट पे है, अंदर में माइनस है बाहर में प्लस है, यानी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो ये इस पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेंटेन करता है। सवाल उठता है क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कुछ नंबर बताओ। तो बिल्कुल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, आपको याद रखना है -70 मिलीवोल्ट न्यूरॉन्स का होता है। ये हम एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी नर्व सेल रेस्ट पे है, हम ये मानेंगे कि हम उस सेल के अंदर बैठ के देख रहे हैं, हमारा प्राइमरी कंसर्न सेल है, सेल के बाहर का चीज नहीं है, तो हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा पे नहीं देंगे। तो अगर आप सेल के अंदर बैठे हुए हो तो आपको अंदर में से तो माइनस दिखेगा ना, अगर आप सेल के बाहर बैठे रहोगे तो आपको प्लस दिखेगा ना, लेकिन हमको सेल के बाहर से मतलब नहीं है, हम सेल के अंदर बैठ के बता रहे हैं कितना है हमारा पोटेंशियल, निगेटिव है, कितना निगेटिव है, -70 मिलीवोल्ट है। निगेटिव क्यों है, क्योंकि हम सेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम सेल पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो ये रेस्ट का सिचुएशन हो गया। अब क्या होगा, करंट फ्लो करवाना है, क्या यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, नहीं, तो करंट कब फ्लो करेगा, ठीक है, जब कोई डिस्टरबेंस आएगा, जब कोई टच करेगा तभी ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगा कि टच कोई हुआ, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे गया हाथ से ब्रेन के पास, करंट फ्लो किया हाथ से ब्रेन की तरफ, है कि नहीं। तो देखिए रेस्ट का सिचुएशन समझ लिए हैं, अब समझेंगे कि जब स्टिमुलस आया, व्हाट इज स्टिमुलस, कोई भी डिस्टर्बेंस, व्हेन स्टिमुलस यानी कि डिस्टर्बेंस अराइव्स, डिस्टर्बेंस अराइव्स, जब भी कोई डिस्टर्बेंस आया तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए बहुत सही चीज है ये, होगा क्या कि जैसे मान लीजिए
जब भी कोई डिस्टर्बेंस आया तो क्या होगा, यहां पे क्या आया, स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कोई भी डिस्टर्बेंस। तो स्टिमुलस की आने की वजह से कोई भी रिसेप्टर रिसीव करता है ना, किसी भी डिस्टर्बेंस को रिसीव करना पड़ता है। तो कौन रिसीव करेगा, कोई भी रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो जो भी स्टिमुलस को रिसीव करेगा, डिस्टर्बेंस को रिसीव करेगा, वो एक प्रोटीन होगा, वो एक रिसेप्टर होगा। ठीक, इसका नाम हम देते हैं, यहाँ पे आया क्या है, यहाँ पे आया है स्टिमुलस, ठीक है, यहाँ पे आया है आपका स्टिमुलस। ठीक, यहाँ पे क्या आया है, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस जो है वो किस प्रोटीन पे आता है, ये आता है आपका मैकेनिकल स्टिमुलस। मैकेनिकल भी हो सकता है ना, किसने टच किया, मैकेनिकल स्टिमुलस है। या फिर आपने कुछ स्मेल किया, तो वो जो भी आपने स्मेल किया, जो भी केमिकल्स गए आपके नाक के अंदर, वो भी एक स्टिमुलस हुए। स्टिमुलस अलग अलग टाइप का होता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, ठीक है, केमिकल भी हो सकता है, आपका लाइट बेस्ड स्टिमुलस है, आपका साउंड बेस्ड स्टिमुलस है, आप जो खा रहे हो वो भी आपका स्टिमुलस है, राइट। तो आपका स्टिमुलस किस पे आएगा, मैकेनिकल या फिर केमिकल। केमिकल यानी कि लाइगेंड गेटेड चैनल प्रोटीन पे, यानी ऐसा प्रोटीन जो रिसीव किसको करे, मैकेनिकल स्टिमुलस को या केमिकल स्टिमुलस को, और फिर वो क्या हो, रिसीव करने के बाद वो अपना गेट खोल दे। तो गेट क्यों खुला, क्योंकि आपको अभी बताया था बाहर में सोडियम आयन बहुत ज्यादा था ना, तो जैसे ही कोई स्टिमुलस आया ना, सोडियम आयन के लिए गेट खुल गया। जब तक स्टिमुलस नहीं आया था सोडियम आयन के लिए गेट बंद था, तो सोडियम आयन अंदर नहीं जा पा रहा था। जैसे ही स्टिमुलस आया सोडियम आयन का गेट खुल गया, सोडियम आयन अंदर गया और अंदर में क्रिएट कर दिया इसने पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली में अंदर में क्या था, एक्चुअली में अंदर में तो निगेटिव था, बाहर में पॉजिटिव था। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे सोडियम आया, वहां पे क्या हुआ, वहां पे सोडियम ने सेल के अंदर क्या क्रिएट किया, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इतने दूर का सोडियम अंदर चला गया, तो इतने दूर में बाहर में निगेटिव आ गया। आपने यहाँ का सोडियम चुरा के अंदर ले गए तो यहाँ पे निगेटिव आ गया ना, और अंदर में उस पर्टिकुलर एरिया पे पॉजिटिव आ गया। तो जिस एरिया पे स्टिमुलस आता है मैकेनिकल या केमिकल गेटेड चैनल प्रोटीन से, वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ये अलग है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया रेस्ट पे है, तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, अभी बताया था -70 मिलीवोल्ट, ये निगेटिव था। ये वाला जो पार्ट होगा ये उससे कम निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आप तो सेल के अंदर से ही बैठ के चेक करते हो ना पोटेंशियल, और यहाँ पे तो सोडियम पॉजिटिव वाला अंदर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो चुका है। तो कितना होगा ये, -70 से थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा ये, यानी कितना होता है ये, लगभग 10 से 15 मिलीवोल्ट घट जाता है, ठीक है, निगेटिव में। यानी कि कितना होता है ये, -55 से -60 मिलीवोल्ट तक का ये पर्टिकुलर पोटेंशियल यहाँ पे पाया जाता है, हो जाता है। क्यों ये हुआ, क्योंकि सोडियम अंदर आया ना, पॉजिटिव अंदर आया। तो ये जो पोटेंशियल आया ना, इसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। क्यों थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है मिनिमम पोटेंशियल, उससे ज्यादा भी सोडियम आ सकता है, यानी 55 से, ठीक है ना, 50 भी हो सकता है, -50 भी हो सकता है, -40 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना सोडियम आना जरूरी है। क्यों, इसलिए जरूरी है ताकि ये जो पिंक से मैंने बनाया है ना, ये इसका नाम है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन, ये खुल जाए। मतलब इसको खोलने के लिए कम से कम इतना चाहिए, मिनिमम थ्रेशहोल्ड इतना पोटेंशियल चाहिए। ये भी सोडियम को ही अंदर लाया था, कौन, मैकेनिकल गेटेड चैनल प्रोटीन, ये भी सोडियम को ही अंदर ले जाएगा, वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन। लेकिन अंतर क्या है, ये खुलता है मैकेनिकल स्टिमुलस से या केमिकल स्टिमुलस से, किसी भी स्टिमुलस से। ये कब खुलता है, ये वोल्टेज का गेटेड चैनल प्रोटीन नहीं, किसी वोल्टेज के आने पे खुलेगा। किस वोल्टेज के आने पे खुलेगा, कम से कम -55 होना चाहिए। ऐसे सेल के अंदर -70 रहता है जब वो रेस्ट पे रहता है,
कम से कम -55, उससे भी और पॉजिटिव हो सकता है, 50 हो सकता है, -40 हो सकता है, -30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम इतना हो तो ये खुल जाएगा। अगर ये खुल गया तो क्या होगा, अगर ये खुल गया तो सोडियम आयन यहां से भी अंदर जाने लगेगा ना, सोडियम आयन जो यहां पे बाहर में था ये भी अंदर जाने लगेगा। तो फिर क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में भी क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में भी अंदर में पॉजिटिव और बाहर में क्या हो जाएगा, निगेटिव। सोडियम अंदर गया, यहां पे भी पॉजिटिव आ गया, यहां पे निगेटिव आ गया, ठीक है, उल्टा हो गया। एक्चुअली में सेल के अंदर क्या होता है, अंदर में निगेटिव बाहर में पॉजिटिव, यही तो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या हुआ, सबसे पहले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन खुल गए, क्योंकि ये वोल्टेज से खुलते हैं, किस वोल्टेज से, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। इनके खुलने की वजह से और सोडियम अंदर आया, तो हुआ क्या, पहले से -55 था, हो चुका था, अब -55 से और पॉजिटिव होगा, कितना होगा, ये आपका हो जाता है लगभग +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। जब सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन खुला, ये खुला रहेगा कब तक, -55 से 50, 40, 30, 10, 0, ठीक है, फिर +10, +20, फिर जब +30 होगा तब तक ये खुला रहेगा। जैसे ही +30 होगा ये बंद हो जाएगा। जैसे मैंने हर पोटेंशियल का एक एक नाम दिया है कि ये -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये -55 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, तो वैसे ही ये +30 का भी तो कुछ नाम होगा, बिल्कुल इसका नाम है, इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसका नाम एक्शन पोटेंशियल इसलिए पड़ा क्योंकि अब ये कुछ एक्शन करेगा, इसके पास कैपेबिलिटी है कुछ करने की, ठीक है। तो हमें यहां पे एक बात जानना है, क्या जानना है कि जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया, ये वाला पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हुआ, क्या होता है, सोडियम आयन का क्या हो जाता है, वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन खुल जाता है, ठीक। और सोडियम के इसके खुलने की वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल अचीव किया जा सकता है। एक्शन पोटेंशियल कितना था, +30 मिलीवोल्ट। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना था, -55 टू -60 मिलीवोल्ट, ठीक है। और ये कहां से आया था, ऑफ कोर्स ये आप रेस्ट पे थे, रेस्टिंग -70 पे थे, -70 से -55, -55 से +30। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ, क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल बोलेगा किसको, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन को कि तुम बंद हो जाओ। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन क्लोज हो जाते हैं, क्यों, ये खुले इसलिए थे कि ये अचीव हो जाए, अब ये एक बार अचीव हो गया तो ये बंद हो जाएगा, ठीक। और ये एक और काम करता है, आपके पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन को खोल देता है। अरे वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन है तो किसी वोल्टेज की वजह से खुलेगा, किसी वोल्टेज की वजह से बंद होगा। कोई पूछे कि ये खुलता कब है, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन किस पोटेंशियल पे खुलता है, आंसर दोगे -55 पे। किस पोटेंशियल पे ये बंद हो जाता है, आंसर दोगे +30 मिलीवोल्ट पे। कोई पूछे पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन कब खुलता है, क्या बोलोगे, +30 पे। ये क्यों खुला, पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन क्यों खुला, ये इसीलिए खुला क्योंकि जब एक्शन पोटेंशियल आ गया, एक्शन पोटेंशियल आने की वजह से अंदर में पॉजिटिव बाहर में नेगेटिव क्रिएट हो गया था, ठीक, एक्शन पोटेंशियल आ गया, वेरी गुड। अब जैसे ही अंदर में पॉजिटिव बाहर में नेगेटिव हुआ, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब अंदर में माइनस था बाहर में प्लस था, तो मैंने बताया था ना कि ये पोलराइज्ड स्टेट है, तो पोलराइज्ड स्टेट का ठीक उल्टा क्या कहलाएगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइज स्टेट का पोटेंशियल सबसे पहले -55 से शुरू होता है, +30 तक वो
होते जाता है, +30 पे आके रुक जाता है। +30 अगर ये है, डीपोलराइजेशन अगर +30 हो चुका है तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्शन पोटेंशियल। ठीक, अब होता क्या है यहां पे ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए यहां पे आपका अंदर में क्या था? पॉजिटिव, यहां पे क्या था? निगेटिव। इसके ठीक बगल में तो कोई एक्शन पोटेंशियल अभी नहीं आया है, तो इसके ठीक बगल में अंदर में निगेटिव है, बाहर में क्या है? पॉजिटिव है। ये वाला पार्ट क्या है? ये डीपोलराइज्ड है। ये वाला क्या है? ये वाला अभी तक पोलराइज्ड है, रेस्ट पे ही है। तो अब क्या होगा कि चूंकि पॉजिटिव और निगेटिव बगल बगल में आ चुके हैं तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। यहां भी तो पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो अगर हम इस पार्ट को ए कह दे, डीपोलराइज्ड वाले पार्ट को, इस पोलराइज्ड वाले पार्ट को बी कह दे, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में P2A, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में A2B। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो करता है। ठीक है, तो ये बात तो हुई। लेकिन अब जब एक करंट इधर फ्लो कर गया तो अब ये वाला पार्ट को वापस से रेस्ट पे आना होगा ना। ये डीपोलराइज्ड यहां गया तो इसको डीपोलराइज्ड कर देगा, इस पोलराइज्ड को ये डीपोलराइज कर देगा, तो इसको वापस से रेस्ट पे आना होगा, पोलराइज्ड बनना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? अंदर के पॉजिटिव को कम करना पड़ेगा ताकि अंदर में निगेटिव आए। तो इसीलिए खुला था पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन। ठीक है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आ गया, सोडियम का अंदर आना रुक गया क्योंकि सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स क्लोज हो गए, पोटेशियम वाले खुल गए। तो चूंकि पोटेशियम अंदर में ज्यादा था, तो पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। ये क्या है? ये पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स हैं जो खुल चुके हैं। क्यों खुले हैं? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल यहां पे अराइव हो चुका है, +30 मिलीवोल्ट आ चुका है। जबकि पोटेशियम अब बाहर जाने लगेगा तो कोई भी पॉजिटिव चीज अगर बाहर जा रही है तो अंदर में निगेटिव क्रिएट होने लगेगा, बाहर में पॉजिटिव आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बाहर ही तो गया। तो आप देख पा रहे हो कि ये फिर से पोलराइज स्टेट में जा रहा है। पोलराइज स्टेट क्या था? अंदर में निगेटिव, बाहर में पॉजिटिव। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलेंगे फिर से पोलराइज होना, दैट इज रीपोलराइजेशन। ठीक, रीपोलराइजेशन का होने का क्या अल्टीमेट मोटो है कि हम जो +30 मिलीवोल्ट में आ चुके थे, हमको वापस से -70 मिलीवोल्ट में जाना है। मतलब अब क्या हो गए? रीपोलराइज। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? डन बाय द पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स। पर यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि ये जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स है, जैसे ही -70 मिलीवोल्ट आया, इनको बोला गया कि अब तुम बंद हो जाओ। जो तुमको चाहिए था कि -70 आ जाए, फिर से रीपोलराइज तुम हो जाओ, वो अचीव हो चुका है। ये बोलते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बंद होने में। ये जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स हैं, ये बहुत धीरे धीरे बंद होते हैं, जिसके वजह से -70 जो होना चाहिए था उससे और निगेटिव हो जाता है। -90 मिलीवोल्ट इंट्रासेलुलर फ्लूइड का पोटेंशियल अचीव हो जाता है। आप देख रहे हो कि ये क्या है? ये रीपोलराइजेशन है। ये क्या था? ये डीपोलराइजेशन था। क्या ये रीपोलराइजेशन से भी ज्यादा निगेटिव है? बिल्कुल। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हाइपर पोलराइज हो चुका है और निगेटिव हो चुका है। क्यों हुआ है? रीजन क्या है? रीजन है कि एक्सेस पोटेशियम क्या हो चुका है? बाहर निकल चुका है। एक्सेस
पोटेशियम का ई फ्लक्स हो चुका है। तो हमको अल्टीमेटली तो ये चाहिए ना, ये तो चाहिए नहीं था। तो क्या करेंगे, वापस से पोटेशियम को अंदर लाएंगे, इनफ्लक्स करेंगे, जिससे हमको माइनस से -70 मिलीवोल्ट मिल जाए। उसमें कौन हेल्प करेगा, तो हाइपरपोलराइजेशन से वापस से आपको पोलराइज्ड स्टेट में लाने का काम, यानी कि -70 मिलीवोल्ट पे लाने का काम कहां से, -90 मिलीवोल्ट से। कौन करेगा, आपको अभी बताया था कि यहां पे आपके सेल पे आपको एक चीज दिया गया है, नेचर ने दिया है आपको। क्या दिया है ये, सोडियम पोटेशियम पंप, वेरी यूजफुल। क्या करता है ये, बाहर से दो पोटेशियम को अंदर लेके आता है, अंदर से 3 सोडियम को बाहर कर देता है। ठीक, तो आप देख रहे हो ना कि ये 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा है ना। तो जो पोटेशियम का एक्सेस ई फ्लक्स हो गया था, उसका इनफ्लक्स कौन करवाएगा, यही सोडियम पोटेशियम पंप। और वापस से आपका क्या अचीव हो जाएगा, आपका वापस से रेस्टिंग स्टेज -70 मिलीवोल्ट अचीव हो जाएगा। ओके, तो एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं इसको कि हमारा क्या क्या सिचुएशन था। सबसे पहले हम क्या थे, सबसे पहले हम रेस्ट पे थे, यानी कि क्या थे, हम पोलराइज्ड स्टेट पे थे। इस सिचुएशन में क्या था, हमारे पास अंदर में निगेटिव था, बाहर में पॉजिटिव था। क्यों, क्योंकि हमारे पास निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे और हमारे पास पोटेशियम अंदर में ज्यादा था, सोडियम बाहर में ज्यादा था। पोटेशियम के जो चैनल्स थे ना, पोटेशियम के जो लीकेज वाले चैनल्स थे, पोटेशियम के चैनल्स हैं, तो इनका नंबर कहीं ना कहीं ज्यादा है लीकेज होने का, और जो सोडियम के लीकेज चैनल प्रोटीन्स थे, इनका नंबर कम था। ये क्या है, ये रेस्ट स्टेट, दैट इज पोलराइज्ड स्टेट, जिसका पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट। इस सिचुएशन में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे, जिसके वजह से इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड पे निगेटिव चार्ज था। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर में ज्यादा था, सोडियम का बाहर में ज्यादा था। लीकेज जो चैनल प्रोटीन्स थे, उनका नंबर ज्यादा था पोटेशियम वाले का, सोडियम वाले का कम था। तो इससे क्या था, पोटेशियम का ई फ्लक्स हो रहा था बहुत ज्यादा, तो उसको हमको रोकने के लिए क्या करना पड़ा, नेचर ने हमें क्या दिया, एक पंप प्रोटीन। तो पंप प्रोटीन क्या कर रहा था, कुछ नहीं, बस ये क्या कर रहा था, 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा था वापस से, ताकि आयनिक ग्रेडियंट क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। और जो बाहर से अंदर सोडियम आ रहा है, इसको भी ये क्या कर रहा था बच्चों, बाहर निकाल रहा था। ये रेस्ट का बात था, पोलराइज्ड का बात था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या है, डीपोलराइज्ड स्टेट। इसमें क्या होता है, अंदर में पॉजिटिव हो जाता है, बाहर में क्या हो जाता है, निगेटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम अंदर आता है, 2 तरीके से आता है, एक मैकेनिकल गेटेड चैनल प्रोटीन से और दूसरा वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन से। वो आप डिस्कस कर चुके हो। अल्टीमेटली इतना सोडियम अंदर आता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाए, एक्शन पोटेंशियल बन जाए, एक्शन पोटेंशियल बन जाए, दैट इज क्या बन जाए, +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये डीपोलराइज स्टेट है। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब करंट जो है आपका फ्लो करेगा। आपको पता है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव बगल बगल में है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ये डीपोलराइज स्टेट है। लास्ट स्टेट क्या है आपका, ये फिर से क्या होगा आपका, वापस से रीपोलराइज होगा, रीपोलराइज स्टेट। तो रीपोलराइज होने के लिए क्या होता है बच्चों, फिर से -70 मिलीवोल्ट इसका क्या हो जाता है पोटेंशियल, अंदर में निगेटिव, बाहर में पॉजिटिव। ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे अचीव हुआ, क्योंकि पोटेशियम बाहर लीक करने लगा, ये पॉजिटिव बाहर गया, जिसकी वजह से अंदर में निगेटिव क्रिएट हो गया। और रीपोलराइज के बाद जो एक एक्स्ट्रा होता है, क्या हमारा हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, अंदर में और निगेटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स हैं, ये बहुत धीरे धीरे क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइज्ड स्टेट होता है, -90 मिलीवोल्ट अचीव हो जाता है।
वापस से हाइपरपोलराइज से रिपोलराइज स्टेट आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे नेचर ने दिया है सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू था किसका, कि कैसे किसी भी न्यूरॉन में, ठीक है, इंपल्स यानी कि करंट जनरेट होता है और कैसे वो कंडक्ट होता है एक न्यूरॉन के अंदर। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन वाला जो ट्रांसमिशन है वहां पे हमें सिनेप्स पढ़ना है, न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ना है, ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीज हम अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।